हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पे मुस्कान होगी। तो जैसा कि बताया गया था कि हम लोग फोर्थ पेपर एथिक्स पढ़ने वाले हैं, उसी को हम आज प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने एक इंट्रो लेक्चर जो है वो डाला हुआ है। आज पहली बार अगर कोई बंदा हमसे जुड़ता है या तैयारी को प्रारंभ करता है, शुरू करता है, तो वह इससे पहले एथिक्स के एक लेक्चर को देख ले, जिससे वह समझ पाए कि हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो उसे दोबारा मैं रिपीट ना करते हुए या पुनः उसके व्यक्ति ना करते हुए सीधे कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। आप समझे और सुने। आपको करना बस इतना है कि मोबाइल लें, कान में जो है वो अपने हेडफोन लगाएं और किसी भी आराम से शांतिपूर्ण कोने में बैठे एक रजिस्टर आप अपने साथ रखें। जिससे होगा ये कि आप महत्वपूर्ण बातों को नोट कर पाएंगे, सिनोनिम्स बना पाएंगे और याद करने के पैटर्न को आविर्भूत कर पाएंगे, समझ पाएंगे। दूसरी बात, आपको एक बुक बताई गई थी एथिक्स की, जो विशेष रूप से दृष्टि की थी। दृष्टि में जो एथिक्स चलता है यूपीएससी में, इसके अलावा भी जो कोशिश की गई थी कि महावीर की जो बुक लोगों के पास है, पुराने बंदों के पास, उसको भी मान्य किया जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो भी सोर्स है, पतंजलि के नोट्स, विज्ञान के, मतलब किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, आप उन्हें रखें सामने और जो है वो इससे मिलाने की कोशिश करें। और अंत में होगा यही कि आपको स्वयं के सेल्फ नोट्स तैयार करना पड़ेगा। तो इन लेक्चरों के माध्यम से आप अपना सेल्फ नोट्स तैयार करते चलें, किताब को आधार बनाएं। जैसे मैं कुछ अगर गलत बोलता हूँ या भूल जाता हूँ या फिर कहीं बिछल जाता हूँ, तो आप उस किताबों से मैच करते चलें और उन चीजों को सही करते चलें। मुझे पता है मैं सब कुछ सही करने वाला हूँ, लेकिन आपको किताब पढ़ने का कहीं ना कहीं इससे एक बहाना मिलेगा और आप किताब मेरे द्वारा और आपके विवेक के आधार पर एक बेहतरीन से नोट्स तैयार कर पाएंगे। एथिक्स में हमने एक बहुत ही बड़ी बात की है, जिसका जो है वो सामान्य रूप से विरोध भी है और उत्साह भी है। मैंने बोल दिया है 170 नंबर। ये हम एथिक्स में 170 नंबर का टारगेट लेके चल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी के 150 नंबर भी नहीं आए हैं। ठीक, मेरे खुद के जो है वो 129 और 133 ये स्कोर रहा है। उसको बोलने का सिर्फ कारण इतना है कि मैं अगर आपको 150 बोलता हूं तो आप लोग नंबर कितने लेके आओगे, यही 29-30, हो सकता है 20 पे गिर जाओ। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऊंची सोच, ऊंचा व्यक्ति, इसलिए हमने टारगेट रखा है 170। और ये वाजिब है। अगर पागलपन ही होता तो 200 भी रखा जा सकता था। 170 इसीलिए रखा है क्योंकि ये वाजिब है। और आप 170 का अगर लक्ष्य मान के चलते हैं तो मुझे विश्वास है 150-140 का टारगेट आप रख पाओगे। तो इन सारी बातों को, इधर उधर की बातों को छोड़ते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं और स्वयं के नोट्स को बनाने की कोशिश करें। और इंग्लिश मीडियम वाले बंदे भी जो है वो थोड़ा सा अपनी मेहनत को इस्तेमाल करते चलें। ठीक, फोर्थ पेपर एथिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट का नाम है यूनिट 2। फोर्थ पेपर की कौन सी वाली यूनिट है? यूनिट 2। पेपर कौन सा है आपका? एथिक्स। और यूनिट कौन सी है आपकी? 2। और यूनिट 2 के अंतर्गत आपको 3 सब पार्ट दिए गए हैं, लेकिन हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला है, जिसका नाम क्या है आपका? अभिव्यक्ति। इसी को मनोवृत्ति भी कहा जाता है। तो विचलित ना समझ पा रहे हैं? अब आप लोग इसको पहले समझ लें कि इसमें सिलेबस में एक्चुअल में ये क्या क्या रहा है और हमको किस किस आधार पर इसे पढ़ना है। तो सिलेबस में 4th यूनिट के अंतर्गत दिया गया है मनोवृत्ति की विषय वस्तु क्या है, इसके तत्व क्या है, इसके प्रकार क्या है, मनोवृत्ति निर्माण या मनोवृत्ति निर्माण के लिए कारक या मनोवृत्ति निर्माण किस प्रकार से होता है, उसमें महत्वपूर्ण किन किन चीजों का उपयोग होता है, मनोवृत्ति परिवर्तन माने निर्माण मनोवृत्ति को परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार के उपाय हैं या कारक हैं या कौन जिम्मेदार है, प्रबोधक संप्रेषण क्या है, पूर्वाग्रह क्या है, विभेद क्या है और भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता क्या है। तो वैसे तो आपको लगभग सब पता है, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू या आपको जो है वो एक मोटा सा व्यू दे दूं, जिससे आप ये समझ जाएंगे बस इस कॉन्सेप्ट पे हमें घूमना है। मनोवृत्ति का सामान्य सा एक नॉलेज है कि किसी भी विषय के प्रति आपके मन में उठने वाले भाव को विशेष रूप से गोला बना लें, क्योंकि भाव विशेष है। इसके अलावा फिर लगातार शब्दों में परिवर्तन होना या समय गुजरना, उसके साथ नए नए शब्द यूज होने लगे। लेकिन किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय पर उठने वाले भाव, अब भाव सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, तटस्थ भी हो सकते हैं। लंबी सी चर्चा करने वाले हैं। तत्व प्रकार सब देखते ही चलते हैं, तो आपको जो है वो थोड़ा सा समझ में ज्यादा है। इसे मनोवृत्ति की परिभाषा भी कहा जा सकता है और इसी के आधार पर इसका कॉन्सेप्ट भी निकलने वाला है। तो किसी भी
किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय पर, किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय पर उठने वाले, मन में उठने वाले सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ, न्यूट्रल भाव। अब सामान्य सा विषय है कि विषय क्या है, तो भैया हर चीज विषय के अंतर्गत आती है। आपने पढ़ा होगा ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस। तो विषय क्या है कि जिस प्रकार आप जानते हो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये विषय है, उसी प्रकार विषय के अंतर्गत आपकी वस्तुएं भी आती हैं। इस वस्तु के प्रति मेरा भाव सकारात्मक है या नकारात्मक। जैसे किसी का अगर गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो वो गाड़ी को बुरी मानने लगेगा, लेकिन हम लोग उस गाड़ी को अच्छा मानते हैं क्योंकि वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, जैसे राम और रावण के प्रति नकारात्मक सकारात्मक भाव का आना। इसके अलावा वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी विशेष स्थान पर अगर आप भिड़ते हैं, लड़ते हैं, पिटते हैं तो आप उस स्थान के प्रति नेगेटिव भाव रखेंगे। स्थान के अलावा घटना हो सकती है, काकोरी कांड, चोरा चोरी कांड, आप गलत सोचते हो, आप सही सोचते हो। इसके अलावा कोई समूह हो सकता है जिसके प्रति आपके मन में गलत भाव हो। कोई स्थिति हो सकती है कि हर बार परीक्षा आने पर आपकी जो मन में स्थिति, कोई विचार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके प्रति आने वाला कैसा भाव रहेगा आपके मन में, सकारात्मक, नकारात्मक अथवा तटस्थ। मनोवृत्ति में उन्होंने तटस्थ को माना नहीं है, क्योंकि मन में भाव आना इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, या तो आप बुरा सोचेंगे या भला सोचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के बारे में कुछ भी ना सोचें, लेकिन फिर भी जो है वो बड़ी बड़ी किताबों में दिया हुआ है, इसलिए हमने लिखा है। लेकिन पूरी मनोवृत्ति किस पे घूमने वाली है, सकारात्मक या नकारात्मक, पक्ष या विपक्ष। तो इसकी सामान्य डेफिनेशन बनती है आपकी कि किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के अंतर्गत या विषय अथवा विषय, विचार, व्यक्ति, वस्तु, समूह, स्थान या फिर किसी भी स्थिति के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण, नजरिया या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आप चीज समझ ना पाए, और इन्हीं सारी बातों को क्या कह दिया गया है, भाव। तो किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति हमारे मन में, हम मन का शब्द का भी इस्तेमाल ना करें, किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय जिसमें विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक व तटस्थ नजरिया, दृष्टिकोण या भाव जो हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं, उन्हें हम मनोवृत्ति कहते हैं। तो पूरी चीजें आपकी क्या समझ में आया आपको, जब इस परिभाषा को आप समझते हैं सबसे छोटे शब्दों में, तो ये परिभाषा क्या कहती है कि विषय के प्रति उठने वाले सकारात्मक, नकारात्मक भाव या विषय के प्रति बनने वाले या निर्माण होने वाले इन भावों को विकसित होना क्या कहलाती है, मनोवृत्ति। और एक्चुअल में अगर देखें तो यही निकल के आता है कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय अर्थात व्यक्ति, वस्तु, घटना, समूह, विचार, स्थिति या अन्य किसी के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ दृष्टिकोण जो हम विकसित कर लेते हैं, उन्हें ही मनोवृत्ति कहा जाता है। यूपीएससी में प्रश्न चलता है, मेरे सर ने बार बार मुझे बताया है तो मैं आपको बता देता हूं कि अभिवृत्ति या मनोवृत्ति आदत बनाती है, आदत चरित्र बनाती है और चरित्र इंसान बनाता है। अभिवृत्ति आपकी, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति आपकी आदत बनाएगी, और आदत बार बार जब आप करोगे तो आपके चरित्र को निरूपित करती है, और चरित्र के द्वारा पता चलेगा कि इंसान गलत है, बुरा है, अच्छा है या खराब है। अब किसी के प्रति आपकी सकारात्मक मनोवृत्ति, अर्थात आप मंदिर जाते हैं बार बार, तो ये आपके घर वाले आपको मंदिर लेके जाते हैं। अभिवृत्ति निर्माण के कारक में भी आने वाला है उदाहरण कि आपके घर वाले आपको बार बार मंदिर लेके जाते हैं, जब तक 14 या 15 साल के नहीं हो जाते हैं। तो आपका मंदिर के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होना, और आप उनके पश्चात भी जाते हैं, उनसे पहले भी जाते हैं, वो ना जाए तो भी जाते हैं, तो ये आपकी बन चुकी है आदत। तो घर वालों ने आपके अंतर्गत आपके मन में मंदिर के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति को, अभिवृत्ति को पैदा किया, वो आपको बार बार लेके गए, आपकी डली आदत। और फिर जब आप मंदिर के आसपास से बार बार गुजरते हो, सकारात्मक माहौल में जाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, और वहां पे जाके आप भजन में या फिर किसी भी प्रकार के ईश्वर में मन लगाते हो, तो आपके चरित्र का निर्माण होता है, और यही चरित्र आपको क्या बनाता है, इंसान। तो ऑब्वियसली बात, मंदिर जाने वाला इंसान कैसा बनेगा, अच्छा। इसी का उदाहरण हम दे सकते हैं मदिरालय से या फिर जो है आपकी शराब की दुकान से। तो आप किसी व्यक्ति के साथ बार बार शराब की दुकान पे जाते हैं, आपके घर वाले या किसी अन्य के साथ, तो आपको पड़ती है इसकी आदत। या फिर आपने शराब का एड देखा हो, या आपके मन में कुछ भी प्रकार की लालसा हो, आपके मन में भाव है, तो आपकी मनोवृत्ति शराब के प्रति सकारात्मक विकसित हो जाती है। बार बार जाना, बार बार पीना, आदत, और उसी के अनुसार आप व्यवहार करने लगते हैं।
शराब पी के ऑब्वियसली बात भजन तो किया नहीं जा सकता, तो वह आपके चरित्र को निर्माण करेगी, जिसमें गिरना, उठना, बैठना, गलत बोलना, ये सारी चीजें। और इसी के आधार पर आपका क्या होगा, मूल्यांकन कि आप इंसान किस प्रकार के हैं। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि अभिव्यक्ति आदत बनाती है, आदत चरित्र बनाता है और चरित्र इंसान बनाता है। ठीक, ये चीजें आपस में एक दूसरे का बढ़ते हुए क्रम को दर्शा रही हैं। तो हम समझे क्या सर, कि हम समझ चुके हैं कि एक्चुअल डेफिनेशन जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि अभिव्यक्ति या मनोवृत्ति जो है किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चरित्र या स्थिति के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक एवं तटस्थ भाव जो विकसित होते हैं, जो निर्मित होते हैं, वो अभिव्यक्ति कहलाते हैं या मनोवृत्ति कहलाते हैं। किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति उठने वाले सकारात्मक, नकारात्मक भाव अभिव्यक्ति कहलाते हैं। और सरल भी कहा जा सकता है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति उठने वाला सकारात्मक, नकारात्मक दृष्टिकोण, किसी भी विषय के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक नजरिया जो है वो क्या है, अभिव्यक्ति है या मनोवृत्ति है। तो आप, मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट को तो सामान्य रूप से समझ चुके हैं कि अभिव्यक्ति में जो है भाव का विकसित होना है और भाव के आधार पर हम किसी के साथ व्यवहार करने लगते हैं। तो इसे और अगर सही से समझा जाए तो इसमें ये आता है, समय के साथ इसके निर्माण में गुण बढ़ते जाते हैं और इसे एबीसी फॉर्मूले के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। एबीसी की अगर हम बात करें तो ये बात एक्चुअल में करते हैं भाव। हमको यही बताया गया है कि सर भाव विकसित जैसे होते हैं, मतलब भावात्मक पक्ष, लेकिन इसके अन्य पक्ष भी निकल के आते हैं। जैसे एक तो आता है संज्ञानात्मक और एक आपका आता है इसके बाद में व्यवहारात्मक, एक इसका ऑलरेडी है जिसका नाम क्या है, भावात्मक। तो क्रम एक्चुअल में ये चलता है कि सबसे पहले किसी सामान्य वस्तु के प्रति जानकारी को ही क्या कहा जाता है, संज्ञान। भावात्मक मतलब उससे जुड़ने वाले, आपके मन में उठने वाले इमोशंस। जैसे मिठाई की अगर बात है तो आपके मन में पानी आना, मुंह में पानी आना। जैसे अगर अन्य प्रकार की शोषण की बात है तो आपके मन में गुस्सा आना। तो ये आपका क्या होता है, जानकारी के बाद की आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया, उठने वाले भाव। और ये फिर परिणाम निकल के आता है व्यवहारात्मक, मतलब क्रिया, मतलब आपने उसे बिहेव में लाया, मतलब आपने उसे किया। तो सामान्य जानकारी संज्ञान जिसे बोला जाता है, भावात्मक मतलब मन में उठने वाले क्रियाकलाप। और जिस अगर आप उसको इंप्लीमेंट कर देते हो, जैसे वही बात कि सबसे पहले जानकारी होना है कि वहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है। उसके बाद अगर आप इस चीज को अनुभव करते हैं, आपको दया आती है, आपको क्रोध आता है, आपको लड़ाई करने की बहुत जोर से इच्छा होती है, तो इसका मतलब आपने भाव को भी सेकंड स्टेज को पार कर लिया है। वो परिणाम स्वरूप अगर आप लड़ने चले जाते हैं, छुड़ाने चले जाते हैं, बचाने चले जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका क्रियात्मक। अब इन्हीं चीजों में अगर तीनों में पॉजिटिविटी है तो ये क्या कहलाएगा कि आपकी जो मनोवृत्ति है इसमें ससंगति पाई जाती है। और इन्हीं चीजों में अगर क्रम ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, तो ये क्या बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी मनोवृत्ति असंगत है। इसका कोई पैटर्न नहीं करता है कि एबीसी किस प्रकार से आए। हिंदी में इसे इसलिए समझाया गया है क्योंकि एक्चुअल प्रक्रिया है कि सबसे पहले जानकारी, फिर मन में उठने वाले उस जानकारी के प्रति भाव, फिर उन भावों के आधार पर हमारी की गई क्रिया। तो ये एक्चुअल में एबीसी नहीं आएगा। अगर हम इन शब्दों को अगर हम पकड़ने की कोशिश करें तो आपका व्यवहारात्मक बात करता है आपका बिहेवियरल, ठीक। और भावात्मक आपका जो बात करता है बेकार आपकी बात करेगा कौन सी, ये आपका कॉग्निटिव, ठीक। और ये आपकी बात करेगा बिहेव के बाद में दूसरी हम बात करना चाहें कॉग्निटिव, बिहेवियरल, और तीसरा आपका बात करता है अफेक्टिव। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या निकल के आता है, CAB। लेकिन सामान्य रूप से 1990 के बाद ये प्रचलन आता है कि पूरी मनोवृत्ति को ABC फॉर्म में जाना जाने लगा और बताया गया है कि भैया लेकिन आप इसको CAB ना समझे, और पेपर में अगर CAB भी आए तो इसको लगा लें आप कि हाँ सर हम समझ पा रहे हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। बिहेवियरल मतलब क्रियात्मक, अफेक्टिव मतलब भावात्मक, और कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक। तो तीनों में ससंगति का अर्थ ऐसा है कि जैसे हम बात करें पर्यावरण की, तो सबको पता है पर्यावरण के प्रति पेड़ लगाना, सबको जानकारी है कि पेड़ लगाना जरूरी है भैया, पेड़ ना लगाओगे तो जो है वो ऑक्सीजन की कमी, ठीक, जानकारी है। लेकिन जानकारी होने के बाद आप इसको महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं कि जैसे आपने पेड़ लगाने के बाद ठंडी छाया को अनुभव किया या ऑक्सीजन को जो है वो आप अनुभव करते हैं, और आप पेड़ों के प्रति आदर करते हैं, सम्मान करते हैं,
ठीक है, हाँ सर करते हैं हम तो हर पूजा में, जैसे पीपल की पूजा करना, नीम की पूजा करना, आंवले की पूजा करना, और सबसे अच्छी बात जब निकलते हैं तो उसके प्रति आदर, मतलब झुक के प्रणाम करना, तो मतलब इसके प्रति भाव भी हमारे अंदर परिपूर्ण है। और तीसरी बात निकल के आती है कि आपने पेड़ लगाए हैं, पेड़ लगाना, कि सर इतना करने के बाद भी हमने पेड़ तो नहीं लगाए हैं, मतलब पेड़ों की आपको जानकारी है, पेड़ों के प्रति आपका सम्मान है, लेकिन इसके बाद भी ना लगाया जाना, तो ये कहलाता है कि ससंगति आपकी नहीं है। आपकी मनोवृत्ति में सिर्फ एक या दो पक्ष प्रबल है, जिसे भावात्मक एवं संज्ञानात्मक कहा गया है, लेकिन क्रियात्मक पक्ष विफल है। और उदाहरण अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे आप माने कि पटाखे क्रैकर्स की हम बात करें, तो सबको पता है कि पटाखे क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं। ठीक, सबने उस प्रदूषण को भोगा भी है, अनुभव भी किया है, और सबको पता है कि इससे कहीं ना कहीं हानि है, तो हमें इसके प्रति भय भी है और क्रोध भी है। जो ज्यादा तेज आवाज में चलाता है उससे गुस्सा आती है, और ज्यादा धुआं होता है तो भय होता है, लेकिन इसके बाद भी हमने पटाखे चलाना छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। पटाखे हम फिर भी चलाते हैं, प्रदूषण की हमें जानकारी है, इसका क्रोध है और भय है, लेकिन इसके बाद भी हमारे द्वारा नहीं छोड़ा गया, मतलब हम चला रहे हैं, तो ये आपकी ससंगति भी पूरी बिगड़ती है। और अगर आप इसमें एक आध उदाहरण देखें, जैसे आपका ये सिगरेट वाला, सिगरेट में हम सबसे पहले संज्ञान, सबको पता है कि सिगरेट से कैंसर होता है, सबको पता है सिगरेट से कैंसर होता है, मतलब जानकारी आपके पास है। उस फोटो को देख के हम लोग डरते हैं, बोले हाँ या ना, कि सर हाँ डरते हैं। उसके बाद हम सिगरेट को तोड़ के फेंक देते हैं, नहीं फेंकते, मतलब व्यवहार में ना लाया जाना। ठीक, तो तीनों में पॉजिटिविटी अगर आती है तो संगत प्रक्रिया के अंतर्गत है, और अगर तीनों में ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी प्रकार का क्रम बिगड़ता है तो असंगत प्रक्रिया के अंतर्गत है। इस पे हम समय के साथ धीरे धीरे और आगे बातें करते चलेंगे। तो हम लोग अभी बस ये समझ पाए कि सर मनोवृत्ति जो है वो एक मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण या नजरिया है, और ये तीन प्रकार से कार्य करती है, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक, यही इसके प्रकार हैं और यही इसके तत्व हैं, यही इसके प्रकार हैं। तो ये हम एक से दूसरे क्वेश्चन पे भी छलांग लगा चुके हैं। और सर आपने इसकी जो डेफिनेशन दी है इस पे हमें कम विश्वास है, इसलिए मशहूर वैज्ञानिक थर्स्टन, तो थर्स्टन ने हमेशा अपने लगभग जीवन के 10 से 15 साल इस पर रिसर्च किया और एक सामान्य परिभाषा दी है कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष विपक्ष में सकारात्मक एवं नकारात्मक भाव मनोवृत्ति कहलाते हैं। किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष विपक्ष में, सही या गलत में उठने वाले फिर हमारे मन में सकारात्मक या नकारात्मक भाव मनोवृत्ति कहलाते हैं। तो आप थर्स्टन की डेफिनेशंस को ज्यादा मान्यता दें, और जो सामान्य किताबों में दी गई है आप उससे थोड़ा सा पीछे लिखें। तो पैटर्न क्या रहेगा कि सबसे पहले आप अपनी डेफिनेशन लिखेंगे, अपनी परिभाषा लिखेंगे, अपनी से जो मैंने आपको बताया है, जो आपके मन में जाएगी। फिर दूसरा आप लिखोगे किसकी, थर्स्टन की। फिर आप बताने वाले हैं इसके प्रकार, या फिर ये सभी क्वेश्चन बनना चाहे, फिर जैसा भी जो है क्वेश्चन का मूड आता है या क्वेश्चन पूछता है, प्रकार और तत्व आप लगभग समझ चुके हैं। ससंगति असंगति एक्चुअल में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये कभी भी एमपीपीएससी में रिपीट हो सकता है, और आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। और इन सारी बातों में आप लगभग 3 से 4 क्वेश्चन समझे हैं। सबसे पहले मनोवृत्ति, तो मनोवृत्ति क्या है कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय, वस्तु, विकार, घटना, स्थिति, समय, विचारधारा, समूह के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक भाव जो हम विकसित करते हैं। भाव थोड़ा सा लिखोगे तो अच्छा लगेगा, उससे बाद आप नजरिया भी लिख सकते हो, पर नजरिया शब्द उर्दू है। दृष्टिकोण लिख सकते हो, दृष्टिकोण बहुत ज्यादा लेवल का हिंदी है, तो आप भाव लिखे तो समझेगा। वो भाव इसलिए लेगा क्योंकि फिर नीचे हम बताते हैं कि भाव में 3 प्रकार की चीज, मतलब भाव के अंतर्गत भाव के भाई 2 और हैं, एक संज्ञान वाला और एक आपका व्यवहार वाला, इसलिए फिर यहाँ पे तीनों हो जाते हैं। तो इसी को पैटर्न कहा गया है एबीसी, कि एबीसी माने इफेक्टिव, बी माने बिहेवियरल और सी माने कॉग्निटिव। तो इन्हीं को फिर ऊपर नीचे करके इन्होंने क्या बना दिया कि भैया सबसे पहले संज्ञान आता है, उसके बाद आदमी के भाव उठते हैं, और उसके पश्चात आदमी की क्रियाएं होने लगती हैं। तो ये 3 अगर जोड़े में हैं तो ये तीनों संगत हैं, और तीनों में अगर ऊपर नीचे आगे पीछे की दिक्कत है तो ये तीनों असंगत हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि मनोवृत्ति की विशेषता है। तो बार बार आपको बोलता था सूरज बनाओ, गोला बनाओ, अब आप इसको इस पैटर्न में समझने की कोशिश करें।
विशेषताओं से सीधा सा तात्पर्य निकल के आता है कि हर व्यक्ति यूनिक है और हर व्यक्ति की विशेषता है। जैसे मेरी विशेषता है कि मेरी 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है। आपकी विशेषता है कि आपकी 1 पूंछ है। कुछ भी, मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन विशेषताएं सामान्य हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि महत्व, तो महत्व विशेष है। महत्व का तात्पर्य क्या है कि जैसे मैं एक शिक्षक की भूमिका में हूँ, मैं जैसे थोड़ा सा आपको पढ़ाने की भूमिका में हूँ, मैं घर में बड़े की भूमिका में हूँ, मैं जो हूँ वो, मतलब समझ पा रहा है, विशेषताओं से बढ़ के। महत्व तो क्या, सबके पास 2 आंखें हैं और सबके लिए लाइन है, लेकिन महत्व में क्या आएगा कि आप एक स्टूडेंट की भूमिका में है, समझ पा रहे हैं, वह एक पंडित की भूमिका में है, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करने लगे। इंसान में भी हूं लेकिन टीचर हूं साथ में, तो ये महत्व हो जाता है। इंसान सब है लेकिन कोई स्टूडेंट है, तो ये उसका फिर महत्व बनने लगेगा। ठीक, तो आप समझ पा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं मनोवृत्ति की विशेषताएं। तो मनोवृत्ति के बारे में जितना हम जानते हैं, हम सारा इसमें दोबारा बताने की कोशिश करेंगे कि सर इसके 2 तत्व हैं, कौन कौन से, सकारात्मक और नकारात्मक। इसके सर 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावात्मक। ठीक है, और क्या है, किस पे उठती है, तो सर ये किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय पर उठ सकती है। ठीक है, स्थायी है या अस्थायी है, तो सामान्यतः स्थायी पाई जाती है, सामान्यतः, लेकिन विशेष परिस्थितियों में मिट भी जा सकती है। तो ये स्थायी और अस्थायी दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। एक्सट्रीम, तीव्रता, मतलब तीव्र, एक तो इसमें चरम सीमा पाई जाती है, और इसी चरम सीमा का परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति बन जाता है आतंकवादी। किसी की मनोवृत्ति इतनी हाई हो जाती है कि उसके धर्म के प्रति आपने थोड़ी सी भी टीका टिप्पणी की तो वो बंदूक लेके आ सकता है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच सकता है व्यक्ति, जिसे रूढ़िवादिता भी कहा जा सकता है। कि सर कभी कभी इसमें कर्षण भी होता है। हाँ, कर्षण होता है। कर्षण कैसे, माने व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि ये सही है या गलत है, वो दोनों में भटकता रहता है, नकारात्मक और सकारात्मकता के बीच की स्थिति। कभी कभी इसमें बहुविधता भी पाई जाती है। बहुविधता का तात्पर्य क्या है कि हर व्यक्ति की अलग अलग होना। किसी का मत किसी विषय पर सकारात्मक है तो किसी का मत किसी विषय पर नकारात्मक है, तो अलग अलग भी हो सकती है सब लोगों की। और कर्षण माने किसी व्यक्ति का ना समझ में आना। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीयता पाई जाती है इसमें। सामान्यतः एक व्यक्ति का एक ओर झुकाव कर देती है, ये एक समूह का एक ओर झुकाव कर देती है ये। दूसरी बात, ये अर्जित की जाती है, जन्मजात है, तो ये भैया अर्जित भी होती है और जन्मजात भी थोड़ी सी जो है वो पुरानी पाई जाती है। परिवार के आनुवंशिक गुणों में बिल्कुल 99 का 1%, मतलब 0.0 पर। और सामान्य रूप से अर्जित की जाती है वस्तु, व्यवहार या स्थिति को देखते हुए। तो ये सामान्यतः इसमें गुण पाए जाते हैं और आप लगभग इसको समझ पा रहे हैं। तीव्रता इसमें पाई जाती है। तीव्रता का तात्पर्य है रोक नहीं पाते हो आपकी अगर मनोवृत्ति उस प्रकार की है तो ये इसकी जो है विशेषताएं हैं। सामान्य क्वेश्चन है, आप लगभग समझ चुके हो। 1 से 2 बार अगर आप पढ़ते हो, और आप इसको थोड़ा सा कम इसलिए माने क्योंकि जब मैं आपको बैठ के पढ़ाता था शांति के साथ में तो हम लोग ज्यादा डिस्कस कर पाते थे। लेकिन मैं आज बहुत दिनों बाद बोर्ड के सामने खड़ा हुआ हूं तो मुझे खुद कुछ अटपटा सा लग रहा है, इसलिए हो सकता है बार बार भटकूं या ना भटकूं। लेकिन जब मैं आपको बैठ के पढ़ाता तो आपसे करवाता चलता तो आपका रिवीजन भी होता, याद भी होता। लेकिन तुम्हें बोर्ड पे पढ़ना था, तो आप समझ चुके हैं कि ये मनोवृत्ति की विशेषता होती है। और इससे पहले हमने मनोवृत्ति की धारणा को समझा, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थर्स्टन के विचारों को समझा और मनोवृत्ति की डेफिनेशन को याद किया। अब आप इसको एक बार सुने, समझे और इसके बाद रिस्पॉन्स दें। अगर बैठ के पढ़ाने में थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो दोबारा मिलते हैं उम्मीद के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ। इसको एक बार सुने और थोड़ा सा अपनी बातों को शेयर करें और फिर हम इसको थोड़ा सा और नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, अगर आपको ये सफिशिएंट लगता है तो। लेकिन मुझे पता है कि मैं इससे आपको बहुत ज्यादा बेटर दे सकता था। 99% आपको याद ही हो जाता। लेकिन फिर भी अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप बता दें कमेंट में। अगर ठीक लगता है तो इसी प्रकार चालू रखेंगे, और अगर आपको भी थोड़ा सा ऐसा लगा है कि सर वो भी करके दिखाओ, तो उसमें फिर हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोबारा। जय हिंद, जय भारत।